हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा 18 एंड 19 अप्रैल का कंबाइन रहेगा। तो आइए डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डे से शुरुआत करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि हेरिटेज में हमारी क्या आ जाती है, एक धरोहर आ जाती है। धरोहर यानी कि जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, ये सारे क्या है, एक हेरिटेज है हमारी कंट्री की। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं और ये इंटरनेशनल डे फॉर मोनुमेंट साइट्स है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से जाना जाता है। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये 2022 की थीम है, ये आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनुमेंट्स एंड साइट्स, जिसको इकोमोस बोला जाता है, इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इस डे को 1982 में एंड यूनेस्को के द्वारा इसको अप्रूव किया गया 1983 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है इसका कि क्रिएट करना अवेयरनेस हमारे जो हेरिटेज है इंडिया में, वर्ल्ड में, ठीक है, अमंग दी कम्युनिटीज़। इसके अलावा हम लोग बात करें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं हमारे इंडिया में और किसको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिल चुका है। हमारी कंट्री में टोटल 3691 मोनूमेंट्स एंड साइट्स हैं, उनमें से 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेजिग्नेट की गई है। इसमें प्लेसेस कौन कौन से, ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है नेचुरल साइट्स भी। नेचुरल साइट्स में कौन कौन सी आ जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, हड़प्पा सिटी जो धोलावीरा गुजरात में है, इसको इंक्लूड किया गया इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और रामप्पा टेम्पल तेलंगाना को 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया की इंक्लूड किया गया और ये रिसेंटली ही अभी इनको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, इनको इंस्क्राइब किया गया इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी कंट्री की एकलौती फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है वर्ल्ड की, दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। 2022 में यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा नॉमिनेट किया गया सैक्रेड असेंबल्स ऑफ द होयसाला टेम्पल्स ऑफ कंसिडरेशन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द ईयर 2022-2023। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा हम लोग यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। यूनेस्को की फुल फॉर्म यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1945 में फाउंड किया गया ताकि यहाँ पे डेवलप किया जा सके इंटेलेक्चुअल मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ मैनकाइंड। इसका मीनिंग क्या रहता है, बिल्डिंग लास्टिक पीस यानी कि शांति बना के रखना है। और इसके हेडक्वार्टर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। मेजर इनिशिएटिव जो यूनेस्को के द्वारा लिए गए, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन डेंजर। तो यूनेस्को के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया मैंने। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करना है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इकोमोस के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इकोमोस इज़ अ ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एसोसिएटेड है यूनेस्को के द्वारा, और इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में, और यूनेस्को के भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में ही है। इसका मिशन क्या है कि प्रमोट करना है, स्पेशली कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट एंड यूज़ एंड एनहेंसमेंट करना है, स्पेशली जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस एंड साइट्स हैं। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देने का काम करती है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यहाँ पे सेटअप की जाती है और यही कमेटी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को। और इसको इकोमोस को क्रिएट कब किया गया, 1965 में क्रिएट किया गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक और डे के बारे में, वर्ल्ड लीवर डे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। वर्ल्ड लीवर डे, लीवर हमारी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरनल पार्ट है। तो 19 अप्रैल को एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों में। जब लीवर से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, तो कैसे हमने इसको प्रिवेंट करना है, कैसे होलिस्टिक अप्रोच लेके चलने, होलिस्टिक केयर लेके चलनी है लीवर को लेके। लीवर जो है हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है आफ्टर द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी को सिग्नल देने का काम करता है। ठीक
ठीक है। परफॉर्म्स अगर देखें क्रूशियल बॉडी फंक्शन ये परफॉर्म करता है और एसोसिएटेड है पर्सन डाइजेशन, कम्युनिटी, मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन स्टोरेज, यानी कि क्या काम करता है एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में डाइजेस्ट जो फूड करना है, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, मेटाबॉलिज्म कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है और न्यूट्रिशन स्टोरेज कैसे करना है। तो ये सारा काम कौन करता है? लीवर करता है। और लीवर रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को और रिमूव करता है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी से, और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए और कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को। लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या हमें स्टेप लेने चाहिए? हमें यूज़ करना चाहिए ऑलिव ऑयल। इम्पॉर्टेंट ईट गार्लिक, यानी कि जो गार्लिक वगैरह रहता है, ठीक है, यानी कि जो लहसुन वगैरह रहता है उसको यूज़ करना अपने फूड में, क्लियर। ग्रेप फ्रूट हो गया, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड वॉलनट खाना, जैसे लेमन लाइम जूस हो गया, ग्रीन टी पीना, इससे भी लीवर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। प्रेफर ऑल्टरनेटिव, अगर ग्रेन्स की बात करें तो मिलेट हम खा सकते हैं। इसमें क्रूसीफेरियस वेजिटेबल जैसे कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लीवर की हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्मिक, यानी कि जो हल्दी हम लोग यूज़ करते हैं फूड में, तो वो भी लीवर को हेल्दी बनाए रखने में काम करती है। जो घर की हल्दी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो यहाँ आपको लीवर देखने को मिलता है, दैट इज लीवर, ठीक है। तो ये क्या है? आपका स्टमक है, ये सलेवरी ग्लैंड है, ये माउथ है, ठीक है। जब भी आप फूड खाते हैं तो सलेवरी ग्लैंड की मदद से आप जो है फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे स्टमक में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आपका इम्पॉर्टेंट फूड रहता है, स्पेशली जो बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और जो वेस्ट रहता है फूड, यानी कि जो बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होके एनएस से होके हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर कहाँ पे प्लेस है, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये है पैनक्रियास, स्टमक, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैक्यूटा पोर्पोइस के बारे में बात की जा रही है। ये एक फिश की प्रजाति है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर एनवायरमेंटल कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा बोला गया है कि वैक्यूटा पोर्पोइस जो है, जिसका साइंटिफिक नेम है पोकोनिया सीनस, तो ये अभी एक्सटेंट पाई गई है। इमीडिएट मेजर इसको लिए गए हैं, इसकी इनकी पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। पोर्पोइसिस जो है ये स्मॉल मेंबर्स हैं, स्पेशली किटैसियन फैमिली का, यानी कि किटैसियन फैमिलीज में आ जाते हैं वेल्स, पोर्पोइसिस एंड डॉल्फिन्स भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डॉल्फिन की तरह ही आपको इसकी शेप जो है वो देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन को हमारे कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल माना गया है। तो कौन से ईयर में नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया, ये आप लोग बताइएगा। यहाँ पे बात करें इससे रिलेटेड, जैसे डॉल्फिन हो गया, लास्ट हैड अ कॉमन एंसेंटर रफली 15 मिलियन ईयर्स अगो। ओनली 7 स्पीसीज पोर्पोइसिस की बची है। मोस्ट पॉपुलर जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हार्बर पोर्पोइसिस, मेनली स्पीसीज है इसमें वैक्यूटा और बेली स्टडी की गई इसके बारे में। अगर वैक्यूटा के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सीटैसियन है, यानी कि स्मॉलेस्ट यहाँ पे इसकी स्पीसीज देखने को मिलती है। तो नेम है इसका लिटिल काउ, यानी कि स्पेन में इसको लिटिल काउ के नाम से जाना जाता है। डार्क रिंग राउंड आइज है इसकी, मोस्ट श्रिंकिंग फीचर है। और यहाँ पे लार्ज डोर्सल फिन देखने को मिलता है। यूनिक क्या है इसमें, ये ओनली स्पीसीज है फैमिली की जो वार्म वाटर में पाई जाती है। हैबिटेट की हम लोग बात करें कि ये ओनली नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सी ऑफ कॉर्टेस, मैक्सिको में पाई जाती है ओनली। और मोस्ट कॉमनली सीन इसको शैलो वाटर्स में किया गया है, अप टू 50 मीटर्स डीप। थ्रेट की हम लोग बात करें कि खतरा कहाँ कहाँ है, तो वैक्यूटा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे शार्प डिक्लाइन की, यानी कि स्पीसीज में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला लास्ट 10 ईयर से। रिसेंटली ही इसका इलीगल फिशिंग की गई, इसकी गिल नेट फॉर द वल्नरेबल टोटोबा, लार्ज फिश शॉट आफ्टर स्विम ब्लैडर, ओके। यानी कि इसकी जो इलीगल जो इनको पकड़ा जाता है उसकी वजह से इनकी जो स्पीसीज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की जा रही है। क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। प्रोटेक्शन स्टेटस की हम लोग बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंड डेंजर कैटेगरी में रखा गया है। सिटीज अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको रखा गया है। यहाँ पे बात करें तो ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे मैक्सिको है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको
ये स्पीसीज देखने को मिलती हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट है हुनर हाट के बारे में। हुनर हाट यानी कि ये कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे एक मेला टाइप देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग जो हैं अपनी अपनी जो कला है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिसेंटली इसका 40th एडिशन हुनर हाट का इनोग्रेट किया गया मुंबई में। ऐसे मोस्टली दिल्ली में ये हुनर हाट देखने को मिलता था, तो अभी जो है मुंबई में इसका एडिशन देखने को मिला और वो है 40th एडिशन। ये एडिशन जो है मोर देन 1000 इसमें क्राफ्टमैन आर्टिस्ट यहाँ पे 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। हुनर हाट जो है ये कॉन्सेप्चुअलाइज, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करता है हमारी कंट्री के एंसेंट्रियल लीगेसी, स्पेशली आर्ट्स और क्राफ्ट को लेके। आर्टिस्टियन जो है यहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं हुनर हाट एग्जीबिशन में, और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिशन हैंडमेड वर्क यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि उनके प्रोफेशन को कंटिन्यू रखा जा सके। इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वोकल फॉर लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। एम क्या है कि प्रोवाइड करवाना एक मार्केट, प्रोवाइड करवाना हमारी कंट्री के जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी जा सके और उनकी स्किल को बूस्ट अप किया जा सके। वीवर आर्टिस्टियन ऑलरेडी एंगेज्ड हैं इस ट्रेडिशनल एंड सेंटर वर्क्स में। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करवाया जाता है हुनर हाट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो किसके अंडर आता है, उस्तद स्कीम के अंडर आता है ये। अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। उस्तद की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि उस्तद जो है वो किससे रिलेटेड है। उस्तद स्कीम जो है ये क्या करती है, इसका एम क्या है कि प्रमोट करना हम लोगों ने जो हमारी कंट्री के रिच हेरिटेज है, ट्रेडिशनल आर्ट्स है, क्राफ्ट है, स्पेशली जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से निकल के आते हैं। हमारी कंट्री में माइनॉरिटी कितनी है, टोटल 6 माइनॉरिटीज़ हैं। वो 6 माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं ये आप लोगों को बताना है। अगर मैं बात करूँ सिग्निफिकेंस की, आत्मनिर्भर भारत का ये पार्ट है, यानी कि हमने सेल्फ रिलायंट बनना है, किसी और कंट्री के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। तो इनिशिएटिव है लाइक हुनर हाट। तो स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, स्पेशली यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है तो उसको जॉब भी यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि जॉब सीकर ना बने, इसके चलते जॉब गिवर बने। ओके, तो यहाँ पे जॉब गिवर बनने की बात की जा रही है, ना कि जॉब सीकर। ओके, तेजस स्किल प्रोग्राम जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तेजस की हम लोग बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, ठीक है। तो ये हाल ही में ही दुबई एक्सपो जब हुआ 2020 में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ये एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो हमारे ओवरसीज इंडियंस हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का कि स्किल सर्टिफिकेशन, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना इंडियंस को, ताकि यहाँ पे पाथवे एक मिल सके इंडियन वर्कफोर्स को जो स्किल एंड मार्केट रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशली यूएई में। क्रिएट किया गया यहाँ पे 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्कफोर्स को यूएई में ड्यूरिंग इनिशियल फेज में। अदर इनिशिएटिव देखें स्किल से रिलेटेड, ठीक है। तो स्किल से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट इज इंडिया स्किल 2021 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रिकॉग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड, जिसको हम संकल्प के नाम से जानते हैं, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल्स ऑथर युवा स्कीम, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिटेल में डिस्कस भी की थी मैंने। कौशलाचार्य अवार्ड, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ एंड अप्रेंटिसशिप एंड स्किल, जिसको श्रेयस बोला जा रहा है, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग असीम, स्किल सर्टिफिकेशन। तो ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो स्किल से रिलेटेड है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले हम लोगों ने यही देखना है कि करेक्ट पूछी है या इनकरेक्ट पूछी है। तो 2018 में यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ऐसे कौन से मतलब सही स्टेटमेंट है जो दे रखी है, ठीक है, ये आप लोगों को बतानी है इससे रिलेटेड। फर्स्ट है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। सेकेंड है, यहाँ पे जो इम्पार्ट है, यानी कि ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। सॉफ्ट स्किल यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी को लेके। थर्ड स्टेटमेंट है कि एम है इनका कम्पेटेंसीज एंड अनरेगुलेटेड जो वर्क फोर्स है कंट्री का, उसको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि प्रोवाइड करवाना, यानी कि उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो
तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन ए है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3 ओनली। तो कौन सा आंसर सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोग बताइएगा। आप इसको कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री की हम लोग बात करें तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट आएगी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, फर्स्ट भी गलत है और ये डी वाली भी गलत है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा, ट्रेनिंग के बारे में तो बात की ही जाती है और नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये 2 and 3 स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्किल सर्टिफिकेट स्कीम यहाँ पे, यानी कि एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ को, ताकि वो इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवाई जा सके और बेटर लिवलीहुड उनको मिल सके। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे उड़ान स्कीम की बात की जा रही है। उड़ान को अभी हाल ही में एक अवार्ड से नवाजा गया है, उस अवार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रिसेंटली ही उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है इसको सिलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के लिए, अंडर कैटेगरी किसमें, इनोवेशन जर्नल सेंट्रल की कैटेगरी में इसको सिलेक्ट किया गया है। उड़ान स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये रिसीव किया जाएगा अवार्ड आने वाले टाइम में 21 अप्रैल को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है ये 21 अप्रैल, क्योंकि इस दिन हम सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो प्लान्स हैं, कमिट्स हैं, कंस्ट्रक्ट करवाना स्पेशली 100 न्यू एयरपोर्ट 2024 तक इंडिया में, विद 1000 न्यू रूट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे अंडर द उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 2026 तक। तो ये कुछ टारगेट्स हैं इनके द्वारा जो सेट किए गए हैं। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसको 2006 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अगर एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड यहाँ पे दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए, इनोवेटिव के लिए, जो अच्छे तरीके से वर्क किया गया, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती है, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जाता है। इस अवार्ड में ट्रॉफी दी जाती है, सिक्रोल दिया जाता है, 10 लाख यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है। उसके अलावा बात करें उड़ान स्कीम के बारे में। उड़ान स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर 2016 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेवलप करना रीजनल एविएशन मार्केट को, प्रोवाइड करवाना एक अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वेएबल, प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल, यानी कि सस्ते दाम पे एयर ट्रैवल यहाँ पे प्रोवाइड करवाना, रीजनल रूट टू कॉमन मैन एवन इन स्मॉल टाउन, यानी कि गांव से निकल के जैसे शहर में जाना कई बार रहती है ना चीज़ें कि बहुत सारी महंगी टिकट देखने को मिलती है, एयर टिकट। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है लोगों को। फीचर क्या है इसका कि एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू द रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयर ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट्स। स्कीम जो है फॉर द 10 ईयर्स के लिए इसको ऑपरेशनल में रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि अचीवमेंट्स क्या क्या रही उड़ान स्कीम के अंडर। कनेक्ट किया गया नॉर्थ ईस्ट एरिया को। अगर 387 यहाँ पे रूट्स एंड 60 एयरपोर्ट जो ऑपरेशनलाइज्ड है आज के टाइम में उड़ान स्कीम के अंडर, उसमें से जो है 1000 रूट्स को अवॉर्डेड किया गया नॉर्थ ईस्ट ओनली, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में ओनली 300 रूट्स को यहाँ पे सेटअप किया गया। अगर बात करें कृषि उड़ान स्कीम, यहाँ पे 16 एयरपोर्ट्स आइडेंटिफाई किए गए। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ किसानों को प्रोवाइड करवाई जाएगी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन से। यहाँ पे जो सामान है, जो फूड वगैरह, जो ग्रेन्स वगैरह है, एयरपोर्ट के यानी कि एयर ट्रैवल के थ्रू यहाँ पे अलग जगह भेजे जाएंगे, ठीक है। तो एनहेंस किया जाएगा इसके चलते कार्गो मूवमेंट्स एंड एक्सपोर्ट्स को। और इसके अलावा उड़ान जो है काफ़ी ज़्यादा उड़ान का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। मोर देन 350 न्यू सिटी पेयर्स यहाँ पे बनाए गए जो अभी शेड्यूल्स में हैं, जो कनेक्ट करेंगे अंडर दिस स्कीम एंड 200 ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। स्कीम जो है ये डेवलप करेगी न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को, जैसे पैंगयोंग नियर गंगटोक सिक्किम में, तेजू इन अरुणाचल प्रदेश में, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश में। स्कीम जो है 5% इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुई, स्पेशली जो डोमेस्टिक पैसेंजर शेयर देखने को मिला।
और मेट्रो एयरपोर्ट्स भी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें उड़ान स्कीम के बारे में। उड़ान जो है ये एयर ट्रैवल है, अफोर्डेबल यानी कि अफोर्डेबल एयर ट्रैवल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है कॉमन पीपल के लिए। फर्स्ट स्कीम जो है इस टाइप की ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी गई। फर्स्ट फ्लाइट जो थी स्कीम की जो टेक ऑफ की गई कब, जनवरी 2017 में। 2050 यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस रखा गया 1 आवर का, जो कमर्शियल फ्लाइट डिस्टेंस है अप टू 500 किलोमीटर 30 मिनट्स में ट्रैवल जो किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड इंडिया विद उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो यहाँ पे एयर फेयर जो कैप्ड है सीट 2500 में यहाँ पे जो है फ्लाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। मोर देन 66 लाख सीट जनरेट की गई। उसके अलावा 13 स्टेट्स जो हैं +4 एयरपोर्ट बिफोर उड़ान इट वॉज 7 स्टेट्स। 108 एयरपोर्ट जो है यहाँ पे सेटअप किए गए अंडर द उड़ान के फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई यहाँ पे, जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक नियरली डबल हुआ इन 4 सालों में। तो 614.26 लाख 2013 में, और यहाँ पे 2017 का देखिए तो 1171.76 लाख यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि एम क्या क्या है, ये थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बनेगी, यानी कि इस साल में टारगेट रखा गया था 2022 तक की थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट को बनाना है। आज के टाइम में 9th पोजीशन पे है सिविल एविएशन की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्लियर। तो डोमेस्टिक टिकटिंग टू ग्रोथ फ्रॉम 80 बिलियन इन 2015 टू 300 मिलियन 2022। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया। हाल ही में ही नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया जो अवार्ड है 2021 का एमा अवार्ड, मैनेजिंग इंडिया अवार्ड जिसको बोला गया, मल्टीपल कैटेगरीज में दिया गया। तो ये न्यू दिल्ली में ये प्रोग्राम देखने को मिला। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया गया सुजीत सिकार को, ठीक है। तो किस मूवी के लिए, सरदार उधम मूवी के लिए। तो काफ़ी यहाँ पे जो मूवी थी जिसमें विक्की कौशल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, सरदार उधम सिंह जी का रोल प्ले किया गया। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था काफ़ी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो प्लीज़ इस मूवी को जाकर ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो था जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। तो 12th एडिशन था ये एमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड का। तो किसको मिला है, सुजीत सिरकार को, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ द ईयर सरदार उधम मूवी के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट है ये। थॉमस कप किससे रिलेटेड है ये आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो थॉमस कप रिलेटेड है बैडमिंटन से। तो कई बार मैचअप के लिए भी आ सकता है, पूछा भी जा सकता है वनडे एग्जाम में कि थॉमस कप जो है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज बैडमिंटन गेम से। थॉमस कप जो है एसोसिएटेड है बैडमिंटन गेम से। तो ये कप जो है 1939 में सर जॉर्ज थॉमस को डिनोट किया गया, क्योंकि उनकी सीरीज़ जो थी मैन सीरीज़ इंटरनेशनल टीम कंपटीशन की जो मैनेज की गई थी इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा। थॉमस जो थे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के फिर प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट टूर्नामेंट जो हुआ बैडमिंटन का 1948 से 49 तक हुआ, जो जीता गया मलाए के द्वारा टूर्नामेंट को। तो ये टूर्नामेंट जो रहता है एवरी 2 ईयर्स में होता है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन 18 और 19